बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन डूइंग नथिंग। जेबी प्रिस्ले का ऐसे है ये, ऑन डूइंग नथिंग। हम इसे पढ़ेंगे आज। तो पढ़ने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आपके लिए, सो मैं वो आप लोग को बताना चाहूँगी। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी ऑनलाइन। गूगल मीट पे क्लासेस चलती हैं। आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, मैसेज करके एडमिशन लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 5 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है बीए फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, सो बीए फर्स्ट ईयर में बेसिकली पोइट्री है, देन पेपर 2 आपका ड्रामा है, देन पेपर 3 आपका ये है ऐसे वगैरह है, प्रोज सेक्शन है मतलब। सो जो पेपर 3 है वो मैं पढ़ाऊंगी ऑनलाइन क्लास में, जो गूगल मीट पे होती है। तो पेपर 3 मैं पढ़ाऊंगी, पोइट्री आपको सर पढ़ाएंगे, और ड्रामा में आर्म्स इन द मैन जो है वो सर ने ऑलरेडी चैनल पे पढ़ाया हुआ है, आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। 18 वीडियो में वो पूरा कंप्लीट सर ने पढ़ाया है। और जो महेश दत्तानी का ड्रामा है वेयर देयर इज अ विल, उसको मैं पढ़ाऊंगी आपको। ओके, सो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी बीए फर्स्ट ईयर के एयू के, आप ले सकते हैं एडमिशन। ठीक है, ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू 4-5 बच्चों ने ले लिया है। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू दी सेकेंड इन्फॉर्मेशन। जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो ये कि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर का बैच कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट हुआ है इन द सेंस कि उनको अभी हम लोगों ने क्लासेस दी थी, उन लोगों ने क्लासेस ली थी, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस अभी खत्म हुई हैं और 17 मार्च को उनका एग्जाम है। ठीक है, तो उनकी फीडबैक वीडियोस आपको कुछ टाइम बाद चैनल पे मिलेगी देखने को। वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको ये लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास कैसी होगी, कैसा पढ़ाया जाता होगा, बहुत सारे डाउट्स होंगे, नो डाउट, वो सारे ही डाउट आपके उन फीडबैक वीडियोस को देखने से क्लियर हो जाएंगे। 2 मिनट्स के अराउंड वो वीडियो होगी, आप देख सकते हैं। सो कुछ टाइम बाद वो अपलोड होना स्टार्ट होगी, मस्ट वॉच इट। ओके, देन कमिंग टू द थर्ड इन्फॉर्मेशन। बहुत से बच्चे हैं, नॉट बहुत से, कुछ बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन होता है। मैम आपने इस, मतलब देर आर स्टूडेंट्स जो कमेंट करते हैं कि मैम आपने इस वर्ड का हिंदी नहीं बताया या कुछ ऐसा। सो यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन आपको नहीं पढ़ने को मिलता। मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, किसी भी प्रोज का या किसी भी ऐसे का हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। देर आर सेवरल चैनल्स, रेस्ट ऑफ द चैनल्स जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको डीप एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन ही मिलेगा, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। एंड देर आर मेनी वर्ड्स जिनकी मीनिंग बहुत सिंपल होती है, बट बिकॉज आपका पेस नहीं है पढ़ने का, तो आपको उनकी वोकैबुलरी पता नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैम ने तो बताया ही नहीं। ओके, सो ये 3 इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोग को देनी थी। नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रोज, हम अपने प्रोज पे, अपने ऐसे पे वापस आते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो ऑन डूइंग नथिंग है, ये 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये 3 सेक्शन में कैसे डिवाइड हुआ है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस वीडियो का ऑन डूइंग नथिंग जो है वो 4 पार्ट में शूट करूंगी मैं। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, 4 पार्ट्स में ये वीडियो शूट होगी। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, ये ऐसे 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। अब वो 3 सेक्शन कौन से हैं और किस बेसिस पे वो 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है, ये आपको सही टाइम आने पे पता चल जाएगा, मैं बता दूंगी। ओके, सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा किसने? जेबी प्रिस्ले, जॉन बॉयटन प्रिस्ले ओम। ओके, ये उनका पूरा नेम है। और अगर बायोग्राफी की वीडियो शूट हो गई होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हाँ, एक और चीज, साथ ही साथ आपके सिलेबस की वीडियो आने वाली है जल्द ही। तो सिलेबस की जो भी वीडियो सर शूट करेंगे, अगर वो शूट हो चुकी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके सिलेबस देख सकते हो। वहाँ पे सर प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं सिलेबस को। ठीक है, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। I had been staying with a friend of mine, an artist and delightfully lazy fellow, at his cottage among the Yorkshire fields, some 10 miles from a railway station.
क्या कह रहे हैं, सबसे पहली चीज जो गौर करने वाली है वो ये है, आई हैड बीन। आई, व्हाट डज इट मीन्स? पहला ही वर्ड क्या दिखा रहा है कि जो स्पीकर है इस पूरे ऐसे का वो कौन है, वो जेबी प्रिस्ले खुद हैं। यानी कि ये जो है, ये जो ऐसे है, इसमें क्या है, इसमें पर्सनल नोट है, ये फर्स्ट पर्सन ओमनीसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है ऐसे, ठीक है। ये जो आई है ये हमें इस चीज को डिनोट कर रहा है। चलिए पढ़ते हैं आगे। आई हैड बीन स्टेइंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। जेबी प्रिस्ले बता रहे हैं कि मैं जो है अपने एक दोस्त के साथ जो है रुका हुआ था। इसका क्या मतलब है कि वो कहीं गए थे, घूमने गए थे, ठीक है, और वहीं का उन्होंने पूरा बताया है। तो वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं रुके हुए थे। एन आर्टिस्ट एंड डिलाइटफुली लेजी फेलो, अंडरलाइन इट, डिलाइटफुली लेजी फेलो। लेजी होना मतलब क्या है कि मतलब आलस से भरा हुआ, राइट। बट लेजी के लिए भी उन्होंने एक एडजेक्टिव यूज किया है, दैट इज डिलाइटफुली लेजी फेलो। लेजी होना एट सम पॉइंट इज नॉट गुड। लाइक जनरली हम कहते हैं ना, तुम क्या आलस से भरे हुए हो, थोड़ा एक्टिव हो। हमें अगर हम लेजी हो जाते हैं घर में तो हमें डांट पड़ती है ना पेरेंट्स से, पेरेंट्स बोलते हैं हमें। सो यहाँ पे लेजी के आगे डिलाइटफुली वर्ड का यूज हुआ है। डिलाइटफुली डिनोट्स अ पॉजिटिव, मतलब अगर डिलाइटफुली को देखा जाए तो इट डिनोट्स अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कि थोड़ा पॉजिटिवनेस शो करता है डिलाइटफुली। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो स्पीकर है उसके लिए कहीं ना कहीं लेजी होना जो है वो बहुत डिलाइटफुल है, वो बहुत अच्छा है, राइट। बिकॉज उसके आगे, लेजी के आगे डिलाइटफुली फिर एडजेक्टिव उन्होंने क्यों यूज किया, सोचने वाला है ना। सो ये पॉइंट एक नोट करने वाला है यहाँ पे। एट हिज कॉटेज अमंग द यॉर्कशायर फिल्स, उनका कॉटेज, उनके फ्रेंड का कॉटेज कहाँ था, यॉर्कशायर में था, जो कि रेलवे स्टेशन से अराउंड 10 माइल्स की दूरी पे था। And as we had been fortunate enough to encounter a sudden spell of really warm weather, day after day we had set off in the morning, set off, begin their journey, ठीक है, taken the nearest moonland track। यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। अब वो क्या बता रहे हैं कि क्या हुआ जब वो वहां पे पहुंचे, तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो वेदर होता है वहां का वो वार्म वेदर में वो हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वार्म वेदर मतलब वैसी वाली गर्मी नहीं जैसे यहाँ पे होती है, नहीं, एक जो डिलाइटफुल सा और अच्छा सा मौसम नहीं होता है जिसमें गर्मी भी होती है बट ठंडी ठंडी हवा भी चल रही होती है, कुछ वैसा टाइप का मौसम, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं कि वहाँ पे वैसा मौसम हो गया होता है, मतलब वहाँ पे वैसा मौसम रहता है। और डे आफ्टर डे, यानी हर दिन वो लोग सुबह जाते हैं कहीं पे। अब वो कहाँ पे जाते हैं वो आगे बता रहे हैं। टेकन द नियरेस्ट मूनलैंड ट्रैक, ट्रैक यानी ट्रैकिंग करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं, मूनलैंड पे ना। व्हाट इज मूनलैंड? मूनलैंड जब आप देखोगे तो जापान के लिए एज अ स्लैंग यूज किया जाता है मूनलैंड। साथ ही साथ एक जगह है लमायुरु, ठीक है। लमायुरु एक जगह कहाँ पे, ये लद्दाख में है। तो लमायुरु जो प्लेस है ना, इसको लद्दाख का मूनलैंड बोला जाता है, इसको लद्दाख का मूनलैंड बोला जाता है। सो नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि मूनलैंड का मतलब लद्दाख की फोटोज तो आप लोगों ने देखी होंगी ना कि कैसे होती है वहाँ की लैंड, या वहाँ का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कैसा होता है। सो वहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि मूनलैंड का मतलब हुआ ऐसी जगह जहाँ की सॉइल जो है वो मून की सॉइल से मिलती हुई हो। और मून की सॉइल और अर्थ की सॉइल की अगर अब हम बात करें तो मून और अर्थ की सॉइल में दो चीजें सिमिलर पाई जाती है, दैट इज आयरन एंड मैग्नीशियम। ओके, क्लियर। सो ये दो चीजें हैं जो सिमिलर पाई जाती हैं। तो बेसिकली वो बता रहे हैं कि वो जहाँ ट्रैक करने जाते थे, रोज जिस जगह पे जाते थे वो मून लैंड की तरह थी, मतलब वहां की जो लैंड थी वो उस तरीके से थी, उसकी सॉइल और मून की सॉइल जो है वो सिमिलर थी। Climbed leisurely until we had reached somewhere about 2000 feet above sea level। वो एकदम आराम से क्लाइंब करते हुए जाते थे। ट्रैकिंग में क्या होता है, क्लाइंबिंग ही होती है। और ऐसी क्लाइंबिंग जो सी लेवल से ऊपर के जितने भी एरियाज होते हैं, वो क्लाइंब करते 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 2000 फीट अबव पहुंच जाते थे। एंड हैड देन स्पेंड लॉन्ग गोल्डन आफ्टरनून lying flat on our backs
फिर हाइफन है, देन डूइंग नथिंग। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट। क्या बोल रहे हैं वो? had then spent long golden afternoon। why golden? why golden? because पता है जब आप सी लेवल से ऊपर जाओगे, जब आप सी लेवल से ऊपर जाते हो, सो वहां से जो सनसेट का व्यू आता है वो थोड़ा इस तरीके का होता है। फोटो दिख रही होगी आपको, इस तरीके का होता है वहां से सनसेट का व्यू। तो देख रहे हो ना कि कैसे हैं क्लाउड, ऑरेंजिश टाइप के और कहीं कहीं पे येलो, है ना। तो वही वो जो सिनेरियो है पूरा, उसी को यहाँ पे गोल्डन आफ्टरनून बोला गया है। ठीक है, एकदम चमकता हुआ सा। ओके, लाइंग फ्लैट ऑन आवर बैक्स, यानी वो लेटे रहते थे जब वो एक अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे या कह लो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते थे। सो वो वहां पे लेट जाते थे, एकदम आराम से ऐसे लेट करके, हम लोग आराम नहीं करते हैं, कुछ वैसे वाला सीन है, वो लेट जाते थे। फिर हाइफन लगा है, छोटा हाइफन है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? एन डैश, ई एन, एन डैश। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एन डैश बोलते हैं। फिर लिखा है डूइंग नथिंग। सो बेसिकली क्या है ये एन डैश क्यों लगा है? वो कॉमा लगा के भी लिख सकते थे ना, बट उन्होंने एन डैश ही क्यों लगाया? रीजन बीइंग, जो एन डैश होता है वो दो कंपाउंड एडजेक्टिव के बीच में दिखाता है रिलेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, जो आगे जो भी वर्ड आगे लिखा हुआ है उस पे एम्फेसिस डालता है। तीसरा पॉइंट, वाई वी यूज एन डैश, जो पहले के सेंटेंसेस हैं वो बेसिकली क्या डिनोट कर रहे हैं या वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको एक छोटे से कुछ वर्डों में, नॉट छोटे से बट कह लो कि कुछ वर्डों में आगे एक्सप्लेन कर देना, वो उसके लिए भी एन डैश यूज होता है। सो यहाँ पे जो भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया वो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे थे? वो ये कहना चाह रहे थे कि हम वहां जाते हैं ट्रैक पे और हम लेट जाते हैं बिना कुछ किए। ठीक है, और हम वहां पे जाने के बाद कुछ भी नहीं करते हैं, हम नॉर्मली बस लेटे रहते हैं। सो ये जो ऑन डूइंग नथिंग है ना, नॉट ऑन, बेसिकली ये जो डूइंग नथिंग है ना, ये इस पे एम्फेसिस डाल रहा है कि वो कुछ करते नहीं है वहां जाके, बस वो लेट जाते हैं। देयर इज नो बेटर लॉन्गिंग देन प्लेस देन अ मूर। अब मूर क्या होता है? फोटो दिख रही होगी आपको, मूर ऐसा दिखता है। समझ में आया मूर? क्लियर हुआ क्या होता है? ओके ओके, यहाँ की देखो आप लोग अगल बगल सॉइल देख रहे होगे कैसी है, राइट? इसीलिए मूनलैंड भी कहा गया। ठीक है, मतलब इस प्लेस को, जो जगह है, इनको मूनलैंड भी ऊपर उन्होंने कहा है प्रिस्ले ने। एज आई टोल्ड यू कि मूर की फोटो आप लोग ने देख ली। देयर इज नो बेटर लॉन्गिंग प्लेस देन अ मूर, यानी मूर से अच्छी जगह कोई नहीं है जहां जाके आप आराम कर सको। अब वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? मतलब मूर, फोटो देख रही होगी ना, कुछ हरा भरा भी नहीं है उतना कि बहुत ज्यादा ही हरा भरा हो कि आपको अच्छा लगे, तो फिर क्यों कहा उन्होंने ऐसा? देखते हैं, शायद आगे बताया हो उन्होंने। इट इज अ काइंड ऑफ क्लीन बेयर एंट चैम्बर टू हेवन। अब वो क्या बोल रहे हैं, इस लाइन को आप लोग चाहे तो ब्रैकेट में कर लीजिए और चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज इसको आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं वो? मूर को ही कह रहे हैं वो, इट यहाँ पे मूर के लिए आया है। इट इज अ काइंड ऑफ क्लीन बेयर एंड चैम्बर टू हेवन। नाउ द क्वेश्चन इज, एंड चैम्बर टू हेवन को अंडरलाइन करिए। क्यों बोला उन्होंने ऐसा मूर को? इसलिए बोला, रीजन बीइंग, जो मूर होता है ना, जो मूर प्लेसेस होती हैं, मतलब मूर्स जो होते हैं, वहां पे वो जनरली हाई हिल स्टेशंस पे होते हैं या हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो शोर हो रहा होता है, शोर शराबा होता है शहर में, उससे दूर होते हैं। एक पीसफुल प्लेस होती है, अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले तो। इसीलिए उसको एंड चैम्बर टू हेवन बोला गया है। क्लीन बेयर, क्लीन यानी एकदम साफ सुथरी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी गंदगी नहीं होती है। बेयर यानी खाली, यानी आपको लोग या भीड़ नहीं दिखाई देगी वहां पे एक सुकून है। ठीक है, वहां पे एक पीस है, इसीलिए उसको बोला गया है क्लीन बेयर एंड चैम्बर टू हेवन। ओके, beneath its apparent monotony, that offers no immediate excitement, no absorbing drama of sound and color, there is subtle variety in its slowly changing patterns of cloud and shadow and tinted horizons,
sufficient to keep up a flicker of interest in the mind all day. चलिए इसको समझते हैं क्या बोल रहा है. beneath its apparent monotony, apparent मतलब clear, ठीक है. monotony basically you can say lack of variety. यहाँ पे monotony का मतलब क्या है, lack of variety. क्या बोल रहे हैं वो, beneath its apparent monotony that offers no immediate excitement. अब वो उस प्लेस को बता रहे हैं, ठीक. जो क्वेश्चन मैंने ऊपर पुट अप किया था कि वो तो इतनी नॉर्मल सी प्लेस होती है, मतलब ना कोई हरियाली है ना कुछ है, तो ऐसा क्या है जो वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है प्रिस्ले को. सो वही वो बता रहे हैं, खुद ही वो ये चीज कह रहे हैं कि जो इसकी एक लैक ऑफ वेराइटी है, जो यहाँ पे एक लैक ऑफ वेराइटी है, बेसिकली कह लो जो सादगी है. लैक ऑफ वेराइटी से क्या मतलब हुआ कि एक ही चीज आपको देखने को मिल रही है, एक ही तरह की चीज देखने को मिल रही है ना. सो वही वो कह रहे हैं कि यहाँ पे चीजें जो है वो एकदम साफ है, क्लियर है, भीड़ भाड़ नहीं है, वेराइटी आपको नहीं देखने को मिलेगी, पूरी लैंड एक ही तरह की है. दैट ऑफर्स नो इमीडिएट एक्साइटमेंट, जिसको देखने के बाद जनरली लोगों को बहुत मतलब एक सर्टेन चीज होती है ना जिसको देख के आपको एकदम से एक्साइटमेंट आता है, वाओ, ऐसा वाला रिएक्शन. सो इसको देखने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा अरे तो नॉर्मल तो प्लेस है. सो वही वो कह रहे हैं कि एक ऐसी जगह जो कि कोई एक इमीडिएट एक्साइटमेंट ना देती हो. नो एब्जॉर्बिंग ड्रामा ऑफ साउंड एंड कलर, ना ही यहाँ पे कोई बहुत ढेर सारे कलर्स हैं या बहुत ज्यादा आवाजें हो रही हैं तरह तरह की कि आपको इंटरेस्ट आए. There is subtle variety in its slowly changing pattern of cloud. Now here beneath word जो है वो क्या हो रहा है, वो approve हो रहा है. Why he said beneath, कि इतना सादगी होने के बावजूद, ठीक है, इतनी सादगी होने के बावजूद, ठीक है, उसके नीचे, beneath मतलब अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो क्या होता है, नीचे, राइट. सो नीचे से यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, डीपनेस को शो कर रहे हैं कि इतनी सिंपल जगह है ये, यहाँ पे ना कलर है, ना वैरायटी है, ना साउंड है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्लाउड देखने को मिलेंगे आपको. यानी कि जो बादल हैं वो चेंज होते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम पे. जब आप अगर आप हाई एल्टीट्यूड की किसी जगह पे घूमने गए होगे, मसूरी, मनाली, कुल्लू, बहुत सारी जगह है, जब आप वहां घूमने जाओगे ना, आप वहां के क्लाउड को जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, दे कीप मूविंग, ठीक है, वो चलते रहते हैं, ऐसा लगेगा वो आपके साथ चल रहे हो, बहुत अच्छा सीन होता है वो, ठीक. तो यहाँ पे वही वो कह रहे हैं कि अगर आप डीपनेस में देखो तो यहाँ पे ये है, it has subtle variety in its slowly changing patterns of cloud and shadow, और जो shadow है, जो परछाइयां हैं वो, and tinted horizon बेसिकली क्या होता है, फोटो दिख रही होगी आपको, इसको बोलते हैं, देख रहे हो ना, शेडेड एरिया, इसको बोलते हैं. जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो और आप लेटते हो तो या फिर आप खड़े भी रहते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी के बाद जो है वो अर्थ जो है वो एंड हो रही है. सो जो वो एंड वाला पोर्शन होता है ना, वहां पे जो क्लाउड का रिफ्लेक्शन पड़ता है और जो क्लाउड के कलर वहां दूरी पे आपको देखने को मिलते हैं, उसे ही यहाँ पे बोला है टिंटेड हॉरिजॉन. टिंटेड, शेडेड, शाम के टाइम देखा है आप हाई एल्टीट्यूड की बात छोड़ दो, कभी कभी हम जहां रह रहे होते हैं वहां पे भी शाम को देखा है बादल कैसे कलरफुल हो जाते हैं, पर्पल पिंक शेड में, ऐसे है ना, ऑरेंज शेड में, तो वही होता है टिंटेड, ठीक. हॉरिजॉन वर्ड उसी के लिए आता है बिकॉज हाई एल्टीट्यूड में जब आप एक सर्टेन जगह पे खड़े होके और सामने देखते हो तो आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि दोनों चीजें मिल रही हैं, अर्थ और जो क्लाउड है, ठीक है. तो इसीलिए वहां पे हॉरिजॉन वर्ड का यूज है क्योंकि वो लोग 12,000 फीट ऊपर है ना सी लेवल से, है ना. Okay. Sufficient to keep up a flicker of interest in the mind all day. Flicker to appear for a short period of time. उसे हम बोलते हैं फ्लिकर ऑफ इंटरेस्ट. सो वो यही कह रहे हैं कि वो उसमें इतनी सादगी है, सब कुछ है, लेकिन जब आप डीप में देखोगे तो जो क्लाउड के चेंजिंग पैटर्न्स हैं, जो उनकी शेडो है, जो वो एक टिंटेड हॉरिजॉन जो बनता है, वो सारी चीजें ऐसी छाप छोड़ती हैं आपके मन में कि पूरे दिन थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए आपको वो चीज याद आती रहेगी. वो जो पीसफुलनेस है वो आपके दिमाग में, माइंड में कहीं ना कहीं जाके बैठ जाएगी.
यही वो कह रहे हैं, इसीलिए उनको मूर बहुत ज्यादा पसंद थे। आप देख रहे होगे कि हर लाइन ऐसे की हर लाइन एक दूसरे से रिलेट कर रही है, एक एक स्मूथनेस में लिखा गया है, एक कॉन्शियस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया है। लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखने के बावजूद ऐसा नहीं है कि जो थॉट आया वही डाल दिया बीच में, नहीं, एक प्रॉपर एक सिंक में चल रही है हर चीज। देख रहे हो, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग एन एसे। कहीं पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बीच में कुछ आया और आपने बीच में ही उसको लिख दिया, नहीं, पूरी स्मूथनेस देखो कितनी ज्यादा है कि लाइन बाय लाइन हर चीज चलती जा रही है। अभी जब आप आगे अभी हम पढ़ेंगे ना तो देखना और ये चीज देखने को ऑब्जर्व करने को मिलेगी, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको भी ऑब्जर्व करना, आपको पता लगेगा कि ऐसे एक्चुअली लिखते कैसे हैं। ओके ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, with its velvety patches, velvet का कपड़ा देखा है कैसा होता है, सॉफ्ट सा होता है ना, स्मूथ सा, सो वेलवेट से यहाँ पे वही डिनोट कर रहा है वेलवेट। with its velvety patches no bigger than a drawing room carpet of fine moorland grass, its surface in white repose। समझने वाली बात है, देखिए, with its velvety patches no bigger than a drawing room carpet, ठीक है, यहाँ पे जो with है its velvety patches, with its cloud के लिए आया है, ठीक। आपने देखा होगा जो ड्राइंग रूम, वाई ही हैज टेकन जस्ट अ ड्राइंग रूम का जो कारपेट है उसका एग्जाम्पल क्यों लिया, वाई ही हैज टेकन दैट एग्जाम्पल, कुछ और भी ले सकते थे। रीजन बीइंग, ये क्या दिखा रहे हैं, ये अभी तक हमें क्या पता लगा, ये क्या शो कर रहे हैं, जेबी प्रिस्ले शांति शो कर रहे हैं, पीस शो कर रहे हैं, राइट। सो अगर हम बात करें तो जब हम घर पे रहते हैं तो क्या ये वाली जो एक शांति है या ये वाला जो एक माहौल है ये हमें मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। यस, घर में पीस होता है, नो डाउट, बट दोनों पीस में डिफरेंस है सर्टेन उसका। ओके, द सेकेंड थिंग कि उन्होंने क्यों कारपेट लिया, रीजन बीइंग जो ड्राइंग रूम का कारपेट होता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो पूरे रूम में नहीं पड़ता है, वो एक सर्टेन स्क्वायर एरिया को कवर करता है जो कि टेबल के चारों तरफ होती है और सोफे के आगे होती है, आगे तक होती है। कुछ कारपेट्स होते हैं जिनके ऊपर सोफा भी रखा होता है, बट स्टिल वो पूरे रूम को कवर नहीं करता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया जो है वो बॉर्डर पे छूटा रहता है, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए दीज टू आर द रीजंस कि ड्राइंग रूम कारपेट से कंपेयर किया गया है उस वेलवेटी पैचेस को जो क्लाउड बनाते हैं। देखा होगा ना कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे होते हैं, देखो वेलवेटी पैचेस दिख रहे हैं, मतलब क्लाउड्स के पैचेस दिख रहे हैं, इसी को बोला गया है वेलवेटी पैचेस। ओके, अभी क्लियर हुआ इमेज से। With its velvety patches no bigger than a drawing room carpet of fine moorland grass। नाउ यहाँ पे एक और चीज को बोला गया है वेलवेटी पैचेस, एंड दैट इज जो ग्रास थी वहां पे, जो मूर लैंड होते हैं, जब आप वहां जाओगे, मूर्स पे जाओगे तो आपको, जैसे आप पार्क जाते हो तो पार्क में जनरली क्या होता है, पूरे ग्राउंड में ग्रास होती है ना, लेकिन मूर लैंड पे ऐसा नहीं होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ जगह पे आपको ग्रास मिलेगी, फिर आपको सॉइल मिलेगा, फिर ग्रास मिलेगी, ऐसे करके होता है। फोटो इमेज मैंने दिखाई ना, उसमें दिख रहा होगा आपको, सो स्टार्टिंग में दिखा होगा, सो वैसा ही होता है ना। सो उसके लिए भी यहाँ पे बोला गया है, दोनों ही चीज के लिए यहाँ पे रेफर किया गया है। स्टार्टिंग में लगता है पढ़ करके कि क्लाउड के लिए, बट आगे आके वो क्लियर हो जाता है कि वो किसके लिए कह रहे हैं, मूर लैंड की ग्रासेस के लिए कह रहे हैं, ठीक है। इट्स सरफेस इन वाइट रिपोज, और उसका जो सरफेस होता है, ठीक है, जो ग्रास का जो सरफेस होता है इतना स्मूथ होता है कि वो आपको एक कामनेस प्रोवाइड करता है, वो आपको एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, रिलैक्स करता है आपके माइंड को। इट्स रिमोटनेस, इट्स, अब पूरी मूरलैंड की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। इट्स रिमोटनेस, इट्स permanence, its old and sprawling indifference to man and his concerns, rest and cleans the mind। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, इसको कोट किया जा सकता है। और ये जो भी लाइन में लिखवा रही हूँ, मतलब ब्रैकेट में करवा रही हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट रिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ओके।
सो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट्स रिमोटनेस, रिमोटनेस यानी इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि मेन लैंड से, ठीक है, जो मेन लैंड है यहाँ पे नॉइज वगैरह, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहां से जो इसकी डिस्टेंस है वो इट्स परमानेंस, परमानेंट स्टेबिलिटी, इसकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, इट्स ओल्ड एंड स्प्रॉलिंग इन डिफरेंस टू मैन एंड हिज कंसर्न। नाउ स्प्रॉलिंग मतलब क्या होता है, वाइड स्प्रेड, ठीक है, यानी बहुत बड़े उसमें फैला हुआ, एरिया में फैला हुआ, इन डिफरेंस टू मैन एंड हिज कंसर्न। नाउ हियर कंसर्न्स डिनोट एंजाइटी। तो क्या बोल रहे हैं वो कि ये जो मूरलैंड है इसका जो डिस्टेंस है मेन लैंड से, इसकी जो स्टेबिलिटी है और इसका जो इनडिफरेंस है इंसान और उसकी एंजाइटी के बीच का, जो ये क्रिएट करता है इनडिफरेंस एक इंसान और उसकी एंजाइटी के बीच में, ठीक है, जो कि क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव क्या यूज हुआ है, ओल्ड एंड वाइड स्प्रेड, जो कि बहुत पुराने टाइम से हो, ठीक है, और जो कि बहुत ज्यादा बड़ी हो, बड़े अमाउंट में जो ये डिस्टेंस क्रिएट करता है, वो क्या करता है, वो अल्टीमेटली माइंड को रेस्ट और क्लीन करता है। समझ में आया क्या कह रहे हैं, जो इंसान है, ठीक है, उसकी जो एंजाइटीज हैं वो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं, लेकिन जो मूरलैंड है, जब वही पर्सन मूरलैंड में जाता है तो मूरलैंड उस वहां पे टाइम स्पेंड करने से उस पर्सन की जो एंजाइटी है वो दूर हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर देती है, यानी इतना ज़्यादा रिलैक्स और काम माइंड हो जाता है। ओल्ड वर्ड का यूज़ क्यों किया है, ओल्ड वर्ड उन्होंने क्यों लिखा हुआ है, दो रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि जितनी पुरानी एंजाइटी हो, इट डजेंट मैटर कि आप कितनी भी पुरानी बात सोच रहे हो, अगर आप मूरलैंड पे जाएंगे तो आप उन सारी ही चीज़ों को, उन सारी एंजाइटीज को भूल जाएंगे, ठीक है। एक तो ये ओल्ड वर्ड का रेफरेंस हो सकता है यहाँ पे। दूसरा रेफरेंस ये हो सकता है, क्या लिखा है, ओल्ड एंड स्प्रॉलिंग इंडिफरेंस। दूसरा जो रेफरेंस होता है, हो सकता है वो ये हो सकता है कि बहुत पुराने टाइम से ऐसा है, कि मतलब बहुत पहले से ऐसा है, ये कोई आज के टाइम पे नहीं है कि आज के हम लोगों ने ये डिस्कवर किया हो कि हम लोग अगर मूरलैंड पे जाएं तो वहां पे जाके हमें शांति मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराने टाइम से आ रहा है, तभी तो जो साधु संत होते थे वो, उनको अगर संन्यास लेना होता था या उनको ध्यान लगाना होता था तो वो जनरली पहाड़ों पे जाते थे, इसीलिए क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे शांति है, पीस है, राइट। सो यहाँ पे ओल्ड जो है इन दो चीजों को रिफर कर सकता है। ओके ओके, इतना समझ में आ गया ना। इसीलिए आगे क्या लिखा है, रेस्ट एंड क्लीन द माइंड। इसीलिए यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, दिमाग बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, क्लीन हो जाता है। क्लीन होने से मतलब है कि माइंड जो है वो शांत हो जाता है। All the noises of the world are drowned in the one monotonous cry of the curlew. Now what is curlew? Curlew क्या है? curlew जो है वो एक वाटर बर्ड होती है। वाटर बर्ड फोटो दिख रही होगी आपको, ऐसी दिखती है। ओके, चलो कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं। वाटर बर्ड की फोटो तो आपको कहीं भी मिल जाएगी ना, किसी भी वीडियो में दिखा देंगे वो, या कुछ भी कर लेंगे। आपको करलियू की हम आवाज सुनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, ऑल द नॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड आर ड्रोन्ड इन वन मोनोटोनस क्राई ऑफ द करलियू। करलियू बर्ड, इसका क्या मतलब है कि करलियू बर्ड जो है वो मूरलैंड में पाई जाती है, मतलब मूरलैंड में होती है, और उनकी एक आवाज सुन करके, अगर एक करलियू बर्ड ने एक आवाज भी कर दी, ठीक है, एक ही करलियू बर्ड ने अगर एक आवाज भी कर दी, तो वो आवाज सुन के ही जो जितनी भी नॉइसेस हैं दुनिया की, जो दिमाग में चल रही हैं, जिनको आप सुन करके आए हो, उनसे दिमाग हट जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज वो कह रहे हैं। सो बेसिकली करलियू बर्ड कैसी आवाज करती है, अभी एक ऑडियो बजेगी, अभी एक वॉइस आएगी, ठीक है, वो वॉइस किसकी है, वो करलियू बर्ड की ही आवाज होगी, ठीक है। ऐसी होती है करलियू बर्ड की आवाज, सुना आप लोगों ने, ये क्या थी, ये करलियू बर्ड की आवाज थी, ठीक है। दिस इज द साउंड ऑफ करलियू बर्ड, इसी क्राई की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक पार्ट 1 था, ठीक है, ये था पार्ट 1। अब हम आगे का किसमें पढ़ेंगे, हम आगे का पढ़ेंगे पार्ट 2 में। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगी वीडियो एंड करने के पहले, दैट इज ये ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा और उसके बाद अगर एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस आ गया, आप नहीं लिख पाओगे,
इसीलिए हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, सो वीडियो लंबी होगी, ऑब्वियसली होगी, थोड़ी सी होगी, बिकॉज हम एक्सप्लेन करते हैं ना, या तो हम ट्रांसलेशन कर दें फटाफट फटाफट, है ना। सो वो चीज़ है। सो मस्ट वॉच। अगर आप पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है और आप पढ़ना चाहते हो तो आप देखो सारे पार्ट्स, ठीक है। हो सकता है कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला है कि पार्ट 4 ही बनेंगे, तो हो सकता है कि 5 पार्ट्स हो जाएं इसके, ठीक है, बिकॉज जैसा ऐसे है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। सो 4-5 पार्ट्स में हो जाएगी वीडियो कंप्लीट, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। बट आप कोशिश करना कि आप देखो, बिकॉज इंटरेस्टिंग है ये, अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके। ओके, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि एग्जाम में बहुत हेल्प होगी, फ्यूचर में आपके नॉलेज में बहुत हेल्प होगी। ओके ओके, सो ये था पार्ट 1। अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।